नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगा महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत दादा पवार के आने के बाद, उनके एंट्री के बाद महाराष्ट्र की जो सत्ता है यानी सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा और शिवसेना के साथ में एनसीपी आने के बाद महाराष्ट्र की स्थिति किस तरह बनी हुई है। क्योंकि 2024 में चुनाव है, पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। हम दोनों लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर चुनाव अभी होते हैं तो किस तरह की स्थिति बनती है तीनों पार्टियों को मिला के। और 2019 में जो चुनाव हुए थे तब क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लोकसभा की बात करते हैं कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुई थी अप्रैल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों अलायंस पार्टी थी और दोनों को जो है जो सीट की बंटवारा हुई थी उसमें 25 सीट भाजपा को और 23 सीट जो है शिवसेना को मिली हुई थी। तो 28 जो 48 सीट है महाराष्ट्र की लोकसभा क्षेत्र की, उसमें से 25 और 23 के बीच में शेयर हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीट जीती थी और शिवसेना जो है 18 सीट पे जो है विजय हासिल की थी। यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो लगभग बराबरी पर था, यानी 25 पर 23 और 23 पे 18 और दोनों मिला के जो है 41 सीट पे जो है जीत दर्ज हुई थी। यानी एनडीए से जो है शिवसेना और बीजेपी मिल के जो है महाराष्ट्र की 48 सीट में से 41 सीट जो है 2019 में जीती थी। लेकिन अब जो 2024 की स्थिति है इसमें 3 बंटवारा होगा, यानी 48 सीट में जो है 3 बंटवारा होगा और उसमें किस तरह का बंटवारा होगा वो किसी को अभी तक पता नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा अगर मगर में बात करेंगे। जैसे कि 48 सीट में से अगर भाजपा जो है 25 सीट पे लड़ती है तो बचा हुआ जो 23 सीट है उस पे एनसीपी और शिवसेना को दिया जाएगा। यानी 25 सीट में अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो क्या स्थिति बनेगी और शिवसेना और एनसीपी क्या वो 12-12 सीट पर जो है अपने आप को संतुष्टि कर पाएंगे? नहीं होगा ऐसा है, क्योंकि भाजपा को जो है कुछ सीटें जो है इन दोनों मित्र पक्षों को छोड़ना ही पड़ेगा। अब उस सीट को बंटवारे को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यानी भाजपा को कम से कम 5 सीट कम से कम दोनों मिला के छोड़ना पड़ेगा दोनों जन के लिए। यानी जैसे कि अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल के जो बंटवारा हुई उसमें शिवसेना के भी कुछ खातों को निकाल के और बीजेपी भी अपने खाते से निकाल के वो एनसीपी में बंटवारा किया है। तो यही स्थिति जो है लोकसभा की सीटों में भी हो सकती है। अगर बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो बाकी के 28 सीट पे जो है शिवसेना और एनसीपी को जा सकती है। यानी कि 5 सीट जो है भाजपा को सीधा-सीधा कम हो जाएगा और अपने मित्र पक्षों को देना पड़ जाएगा। इसके लिए शिवसेना और एनसीपी को मिला के जो है 28 सीट जो है मिल सकती है। इसमें से 14-14 सीट वो लड़ेंगे, 20 सीट पे जो है भाजपा लड़ सकती है। तो स्थिति वही होगी कि दोनों तीनों मिल के जो है जिस तरह से 41 सीट जो है 2019 में जीते थे, तो अब 2024 में जो है तीनों मिल के जो है उनका टारगेट है 45 सीट का। टारगेट तो 48 सीट का ही है, लेकिन हो सकता है कि 45 या उससे कम भी आ सकती है। यानी 40 और 45 के बीच में इनकी स्थिति रह सकती है। ये हो गई लोकसभा की बात। अब हम बात करेंगे विधानसभा का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें 2019 की हम बात करेंगे तो बीजेपी ने 164 सीट पे चुनाव लड़ी थी और शिवसेना जो है 124 सीट पे चुनाव लड़ी थी। तो जिसमें सीट का जो बंटवारा हुआ था वो काफ़ी ऊपर नीचे था। यानी कि 164 कंबाइंड में 124 काफ़ी कम था, लेकिन शिवसेना ने जो है उसको मान्य किया था और उसमें जो चुनाव के परिणाम आए थे उसमें भाजपा को 105 सीट मिली थी जीत के और शिवसेना को जो है 56 सीट मिली थी। यानी कि भाजपा को लगभग जो है 75% सीट विनिंग हुआ था और शिवसेना को जो है 45% लगभग जीत मिली थी सीट की। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो इस बार जो सीट की बंटवारा होगी 2024 में किस तरह का होगा उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। रही बात जैसे कि 288 सीट है, उसमें से अगर भाजपा ने जो अब 3 पार्ट होगा उसमें एनसीपी, शिवसेना और
बीजेपी की जो है 3 पार्ट होगी, तो भाजपा को जो है इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी लोकसभा के फायदे के लिए भाजपा जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि लोकसभा के फायदे के लिए भाजपा ने जो है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की सीट को दांव पे लगा दिया है। यानी कि अब 2019 में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, 164 सीट पे और 105 सीट आई थी जीत के, तो इस बार जो है शेयर ऑफ सीट टिकट जो है कम हो जाएंगी। यानी भाजपा को जो है अगर 150 सीट अगर चुनाव लड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा सेंचुरी मतलब पूरा कर पाएगी। जैसे कि 2014 में उन्होंने 123 सीट जीती थी और 2019 में 105 सीट जीती थी, तो 2024 में जो है ये आंकड़ा कम हो सकता है, क्योंकि उनका टिकट ऑफ शेयर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि एनसीपी बीच में जो एंट्री की है उसकी वजह से उनको सीट छोड़ना पड़ेगा एनसीपी के लिए भी, और इस सीट के बंटवारे को लेके काफ़ी उठापटक भी हो सकती है। हो सकता है इसमें अलायंस में कुछ गड़बड़ी भी हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है इसमें। हो सकता है कि शिंदे साहब के जो मुख्यमंत्री अभी हैं उनको भी सीट कम मिलने की वजह से मनमुटाव भी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2024 के चुनाव जो है विधानसभा के लिए, महाराष्ट्र के लिए स्थिति ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। यानी उनको जो जो सेंचुरी मार जो करने की जो हैट्रिक थी शायद नहीं हो पाएगी। ये मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका था कि बीजेपी को जो है विधानसभा में काफ़ी नुकसान होने वाली है। किस तरह नुकसान होगी आइए पर जान लेते हैं। अगर भाजपा ने 150 सीट पे चुनाव लड़ा, जिस तरह से 2019 में रिजल्ट आए थे, 2014 में रिजल्ट आए थे, अब जैसे कि इसमें तीनों मिल के लड़ेंगे तो 150 में से 100 सीट जीत पाना मुश्किल होगा। हाँ, ये आंकड़ा जो है 80 से 90 हो सकती है। भाजपा की जो सीट ऑफ विनिंग है जो है 80 से 90 हो सकती है, अगर 150 पे भाजपा लड़ती है तो। अगर 150 भाजपा लड़ती है तो 68 एनसीपी और शिवसेना क्या 68 सीट पर अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी संतुष्ट कर पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। हो सकता है वो सीट जो है 75 मांगे, लेकिन बार्गेनिंग करके जो है भाजपा 150 के नीचे तो अपने आप को नहीं रखेगी, और इसमें एनसीपी और शिवसेना को जो है 68 सीट मिल सकती है। तो जिस तरह से अगर शिवसेना अगर एनसीपी अगर 68 सीट लड़ती है तो उनको 30 से 35 सीट जो है विनिंग में हो सकता है, यानी 30 से 35 या 30 से 40 भी सीट जो है वो जीत सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा ने 80 से 90 सीट अगर जीता और शिवसेना एनसीपी ने भी 30 से 40 सीट जीता, तो जो विनिंग ऑफ सीट का जो आंकड़ा हो जाता है, जो जादुई आंकड़ा है 145 का, उसमें काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकता है। यानी कि 140 से 170 के बीच जो आंकड़ा ये जा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 170 और कम से कम 140। तो फिलहाल तो सरकार तो बना लेंगे, लेकिन इसमें बार्गेनिंग पावर जो है काफ़ी होगा। जो खासकर अजित पवार जो एनसीपी में आए हुए हैं, एनसीपी लेके आए हुए हैं एनडीए में, तो उनका टारगेट है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। 5 बार वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कई बार सभा में बोल चुके हैं कि हमारा लक्ष्य जो है अब मुख्यमंत्री का है। कब बनूंगा मुख्यमंत्री आखिर में? उन्होंने पवार साहब से भी नाराजगी यही जाहिर की कि अभी तक 1999 से पार्टी बनी हुई है और महाराष्ट्र में लगातार सत्ता में काबिज हैं, लेकिन अभी तक एक मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। कब होगा ये सपना? पवार साहब की वजह से ये सब नहीं हो पाया, ऐसा बोल के वो जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ के जो है एनडीए में शामिल हुए हैं। तो उनका तो सपना यही है कि उनको मुख्यमंत्री बनना ही है। अब उसके लिए क्या भाजपा किस तरह का दाव खेलती है या अजित पवार किस तरह का गेम खेलते हैं? हो सकता है कि पिछली बार जिस तरह 2019 में शिवसेना ने किया था कि चुनाव परिणाम आने के बाद हमारे सारे विकल्प खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, ये दोहराया जा सकता है, क्योंकि ये अजित पवार की एनसीपी है तो शरद पवार जी के भतीजे ही हैं, पवार साहब के भतीजे हैं। कुछ तो उनका जो गेम खेलने का जो तरीका है, कुछ तो उनको पता ही होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यही बनी हुई है कि एनसीपी यानी अजित पवार साहब यानी अजित दादा पवार जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के साथ गेम प्लान भी कर सकते हैं।
इसमें सबसे बड़ा फायदा किसी का अगर होता दिख रहा है तो इन सब झगड़े में जो है कांग्रेस अपना फायदा उठा सकती है, क्योंकि इसमें कांग्रेस एकदम शांत बैठी हुई है। खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरह से उन लोगों में एक ऊर्जा मिली है कांग्रेस को, वो महाराष्ट्र में दोहरा सकते हैं। कांग्रेस अगर अच्छी स्थिति में सीट निकाल लेती है तो अजीत दादा पवार जो है नया गेम खेल सकते हैं। वो सीधा सीधा कहेंगे कि आ जाओ सब लोग मेरे पास, मुझे मुख्यमंत्री की चाबी दो और बाकी सरकार बनाओ। जैसे इस तरह से 2019 में उबाटा ने यानी उद्धव ठाकरे ने किया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, बाकी सब जो आप लोग जो चाहिए वैसा सरकार बना सकते हैं। तो भाजपा जो है 105 सीट लेकर विपक्ष में बैठी और बाकी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उन्होंने सत्ता बनाई, जो आप सबने देखा। क्या ऐसी स्थिति फिर से 2024 में दोहराई जा सकती है? जिस तरह 3 पार्टियां एक साथ सत्ता पक्ष में बैठी हुई है, खासकर अजीत पवार की एंट्री इस मकसद से आए हुए हैं, उस देखने और समझने लायक है। क्या ये स्थिति हो सकती है? इसी पर हम जो है चर्चा भी कर रहे थे। और हालांकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ये मोदी और शाह की पार्टी है इस समय है, और इसमें इसका रिमोट किस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ये तो 2024 का वक्त बताएगा। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति चल रही है, वो मैं आपको बता दिया कि टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है। भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी। 2024 की लोकसभा सीट में जो है उनके विन तो हो जाएंगे, मतलब जो उनका टारगेट है 42 से 45 सीट का जो विनिंग है वो तो हो जाएगा एनडीए के माध्यम से, अकेले भाजपा की नहीं, एनडीए के माध्यम से हो जाएगी। लेकिन विधानसभा का जो दाव है उन्होंने लगा दिया है अपने आप को, वो काफ़ी कष्टदायी होगा, यानी भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सेंचुरी पूरा करना। और सरकार जो है, सरकार में अपने आप को मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं वो भी शायद पूरा हो पाए, क्योंकि फडणवीस साहब को पुनः यही वाला जो भाषा है उनको दोहराना है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। आखिर में डिप्टी सीएम कब तक रहेंगे वो? कोई कभी कभी खबर आती है कि सेंट्रल में उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो भाजपा का कोई बड़ा चेहरा जो है देवेंद्र फडणवीस के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। तो हालांकि 2024 तक जो है उनको देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा सामने रखना पड़ेगा। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे की जो स्थिति बनी हुई अजीत पवार के आने के बाद, जिस तरह से उनका चेहरा देखा जा रहा है, काफ़ी नेगेटिव तरफ जाता है। तो हमारा चर्चा यही था कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति हो सकती है, और उसके साथ में जो उनके मित्र पक्ष हैं एनसीपी और शिवसेना, वो किस तरह की अपनी बार्गेनिंग पावर रखेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा चर्चा अगर पसंद आई हो, आपकी भी कोई प्रतिक्रिया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।